नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान से रिलेटेड। हम लोग देख रहे थे 13 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 3, जिसके हम लोग दो पार्ट देख चुके हैं। 66 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोग ने कल देख लिए थे। 14 क्वेश्चन करीब आज बाकी है, आज सारे के सारे हो जाएंगे। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। और हाँ, ज्यादा तेज हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप कल देख रहे थे कि इतने ज्यादा खांसी आ रही थी। हमने थोड़ा कोशिश की थी, अभी इन्फेक्शन मेरा गया नहीं है, खांसी काफी लंबी टिक जाती है, तो कोशिश करेंगे कि आपको समझ में पूरा आ जाए और थोड़ा धीमे ही बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। आप लोग, कई लोग नए चैनल पर जुड़ते हैं और लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा स्किप कर देते हैं। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कैसा पढ़ाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देखें। हमारा वादा है आपको यूपीएसआई का जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना क्वेश्चन वाइज, ये क्वेश्चन इनको मत समझिएगा, ये बहुत एक तरह से पूरे टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो पूरा नहीं देखा है तो एक वीडियो एक बार पूरा देखिए, ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने 66 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे, आज देखते हैं 67वें नंबर का क्वेश्चन। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम के द्वारा ही किए जा सकते हैं। मतलब एक सॉरी, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, मतलब जरा सा भी तेज नहीं बोल पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। फिर भी हम कोशिश है कि आपके लिए वीडियो जरूर बनाया करें। तो ये मामला ये था कि समता बनाम आंध्र प्रदेश का एक मामला था। इस मामले को समझिए पहले। मामला ये था कि जो जहां पर अनुसूचित या आदिवासी लोग रहते हैं वहां की जमीनों को गैर आदिवासियों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये मामला आया था, ये रिजल्ट निकल के आया था। गैर आदिवासियों को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, निजी कंपनियों को पट्टे पर बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये दिया जाएगा तो सिर्फ आदिवासियों को या फिर सरकारी कोई जो काम हो रहे होंगे उन्हीं के लिए सिर्फ और सिर्फ दिया जाएगा, ठीक। तो ये कौन सा मामला था? समता बनाम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मामला था, समता बनाम आंध्र प्रदेश। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ इस तरह के वाद विवाद और कुछ याद कराए थे, कुछ समझाए थे। क्या आपको याद है? एक हमने आपको याद कराया था केशवानंद भारती केस। क्या आप बता सकते हैं, आप रिवाइंड कर सकते हैं केशवानंद भारती केस क्या था? केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसके रिजल्ट आए थे, दो रिजल्ट आपको याद रखने, जैसे इस तरह के पूरा दिया हुआ ना, आपको दो चीज याद रखनी है केशवानंद मामले में। पहला कि जो संपत्ति का अधिकार था वो इसी मामले के बाद से छिन गया था। संपत्ति का अधिकार पहले हमारा क्या हुआ करता था? फंडामेंटल राइट हुआ करता था। कहां पर आता था? 19F में आया करता था। अब इसको मूव कर दिया गया, अब कहां कर दिया गया? 300A में कर दिया गया और ये संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा। नंबर एक ये डिसीजन निकल के आया था। नंबर दूसरा निकल के आया था मूल ढांचा का सिद्धांत। मूल ढांचा क्या होता है? इससे निकल के ये आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि संसद चाहे तो आर्टिकल 368 का यूज करते हुए पूरे संविधान में कहीं भी चेंज कर सकती है, यहां तक कि फंडामेंटल राइट में भी चेंज कर सकती है। बट उसको ये याद रखना है कि हमारा जो संविधान का मूल ढांचा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी जो एक तरह से मतलब बेसिक है, जो फंडामेंटल है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप चेंज करिए, मतलब वही होना चाहिए, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने आपको एक और मामला समझाया था, कोएलो केस भी बताया था हमने। कोएलो केस, क्या आप उसको याद है? आपको थोड़ा बहुत याद है? कोएलो केस ये हमने बताया था आपको 2007 में हुआ था। ये केस इसी के थोड़ा सा अपग्रेडेड मामला कह सकते हैं। इसमें ये हुआ था कि जो भी चीज शेड्यूल 9 के अंदर रखी जाएगी, 9 शेड्यूल अनुसूचित 9 हमने आपको समझाई थी उस दिन डिटेल में, कि 9 शेड्यूल में जो भी चीज रखी जाएंगी, 2007 कोएलो केस के बाद से ये बोला गया था कि ये इसका रिजल्ट, केशवानंद भारती का रिजल्ट निकला था 24 अप्रैल 1973 को। उस दिन के बाद से जो भी चीज 9 शेड्यूल में ऐड की गई है उन सब चीजों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, उसकी व्याख्या कर सकती है। ये दोनों मामले हमने आपको बताए थे। एक और मामला हमने आपको बताया था मेनका गांधी केस का। मेनका गांधी केस का मामला ये था कि आपको राइट टू ट्रैवल मिल गया था, कहां के लिए? फॉरेन के लिए। और ये कहां पर अंदर रखा गया था? 21 के लिए। अगर आपसे आ जाए विदेशों में ट्रैवल करने की आजादी आपको किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलती है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत मिलती है। और पूछा जाए कौन से वाद के बाद से ये निकल कर आया, तो आप बोलेंगे क्या? मेनका गांधी वाद के बाद से ये निकल के आया था। अच्छा, अगर राइट टू ट्रैवल इंडिया के अंदर की बात कर दिया तो कहां पर आएगा?
तब आएगा देखिए आपको आर्टिकल 19 के अंदर आएगा। तो इन दोनों में फर्क समझिएगा। राइट टू ट्रेवल विदेशों की अगर आप बात करें तो आर्टिकल 21, और राइट टू ट्रेवल अगर आप इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 19। तो ये सारे कुछ कुछ आपको वाद हमने याद कराए थे, और धीरे धीरे बहुत सारे वाद है जो हम आपको धीरे धीरे सब याद करा देंगे। जैसे अगर बात कर लीजिए एमसी मेहता जो कमेटी बनी थी वो किसके लिए बनी थी? वो गंगा नदी को साफ करने के लिए बनी थी। तो इस तरह मतलब नाम और हल्का सा भी अगर आप चीजें याद कर ले गए ना तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको ये 4-5 बात हमने रिपीट कर दिए और आपको कुछ बहुत इन्हें पहले से याद रहे होंगे, उम्मीद करते हैं हम इस चीज की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? सॉरी, जलोढ़क, देखिए इसका नाम से जैसे पता चल रहा है जो नदियों द्वारा लुढ़का कर लाई जाती है, मतलब नदियों के साथ कुछ मिट्टी लाई जाती है ना, उसके द्वारा जो बनती है जमीन उसको बोला जाता है जलोढ़क। और तलछट मतलब जो उसके तल पर बनी रहती है, तो नदी द्वारा निर्मित तलछट जो भूमि होती है उसको बोलते हैं जलोढ़क तलछट। बहुत ही सिंपल है, हिंदी में बिल्कुल सेम टू सेम इजी है, मतलब हिंदी में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना इजी इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? राज्य के राज्यपाल की बात कर रहा है। देखिए, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पर ये हमको डाउट लग रहा है, यहाँ राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए राज्य विधानमंडल। देखिए राष्ट्रपति की बात तो तब होती जब ये राष्ट्रपति की बात कर रहे होते हैं। आपको थोड़ा इसको समझाते हैं क्यों ऐसा हमने कहा यहाँ पर राज्य विधानमंडल होना चाहिए। देखिए जैसा कि आपको पता है राष्ट्रपति के पास पावर होती है, आर्टिकल नंबर 111 के अंदर राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि लोकसभा या राज्यसभा कोई भी पार्लियामेंट से कोई भी बिल उनके पास आएगा तो वो अपनी स्वीकृति दे भी सकते हैं। वो चाहे तो कुछ सुझाव के लिए सुझाव देकर वापस भेज सकते हैं, या पुनः अवलोकन के लिए वापस भेज सकते हैं, और फिर वापस उनके पास आता है, फिर उनको साइन करनी पड़ती है। तो ये सिर्फ चीज कहाँ राष्ट्रपति के लिए दिया हुआ है। सेम चीज विधानसभा की बात कर ले, एक राज्य की बात कर ले तो सेम चीज राज्यपाल के लिए भी बोली गई है कि विधानसभा से, राज्य में क्या होती है विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। विधान परिषद की बात की जाए तो केवल 6 स्टेट में आजकल आपके पास, तो विधानसभा से कोई बिल आ रहा है उनके पास तो उस विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे वापस राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा या विधान परिषद जहां से भी आया वापस अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं, ये होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा जब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे राज्य विधानमंडल। सेकंड ऑप्शन क्या है? आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों को अवहेलना कर सकता है अगर राष्ट्रपति इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दे। बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या, जब इमरजेंसी लग जाती है तो एक्चुअली मंत्रिमंडल से कुछ डिस्कशन चलता रहता है, लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो मंत्रिमंडल, जो राज्य मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, राज्य का जो मंत्रिमंडल है उनके सुझावों की अवहेलना कर सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे। कौन? प्रेसिडेंट अगर चाह रहा है, प्रेसिडेंट ने कोई रूल लगाया है तो उसको फॉलो करने के लिए वो चाहे तो मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही रहेगा। ये गलती से लिखा है, इसको ये मत समझिए कि राष्ट्रपति लिख देंगे उसके बाद इसको गलत कर देंगे। देखिए राष्ट्रपति का तो यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं ना भाई, राष्ट्रपति राज्यपाल के पास विधेयक क्यों भेजेगा, मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा है उस लाइन का, समझ रहे हैं आप। तो इस वजह से हमने बोला यहाँ पर राज्य विधानमंडल होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के लिए किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया? नामित संस्था का मतलब होता है नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट किसको नॉमिनेटेड किया है भारत सरकार ने लिखित शिकायत लेने के लिए कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप लिखित शिकायत दे जाके भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए सीबीआई भ्रष्टाचार की जांच जरूर करती है लेकिन आप उनको जाके शिकायत नहीं देंगे। सीबीआई आपको पता है सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है सीबीआई जांच करने की, मतलब ऊपर से आदेश आता है, आप उनको लिखित शिकायत नहीं देते कि भाई चलो हमारे सीबीआई जांच करो, ऐसा नहीं है। तो सीबीआई मत टिक कर दीजिएगा, यहाँ पर बहुत लोग गलत कर सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी इसको बोलते हैं, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये होता है जो भ्रष्टाचार के लिए बनाएगा स्पेसिफिकली, जहां आप शिकायत कर सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, और वो आपकी लिखित शिकायत आप देंगे और वो उन पर एक्शन लेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? नंबर 1, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। इससे रिलेटेड हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि आप कोई भी उसका आवेदन, कोई फॉर्म नहीं होता, आप सिंपल A4 लीजिए,
फटा हुआ पन्ना भी ले लीजिए और आप शिकायत लिख के भेज दीजिए, वो भी आरटीआई के अंतर्गत मान लिया जाएगा। सेकंड, सूचना पाने के पीछे क्या कारण है? सूचना प्रार्थियों को यह बताने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही, आपको रीजन बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि आप इसका आगे क्या यूज करने वाले हैं, ये सीक्रेट रख सकते हैं आप। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अच्छा, हम आपको एक बात बताते हैं, एक बार की हुआ क्या था। एक बार का सीन है कि कोई बंदी था, एक मतलब जेल में बंद था, तो जेल में बंद था और उसने वहां की कंडीशन के लिए एक चिट्ठी लिखनी चाहिए आरटीआई को, मतलब ऊपर शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, तो उसने एक चिट्ठी लिखी, लेकिन भाई जेल में था तो उसकी कौन सुनने वाला है, तो उसने लिख के वहीं पर गिर गया, उसने फेंक दिया कागज। ठीक है, जेल के अंदर एक कागज पड़ा हुआ था बुरी कंडीशन में उसमें, लेकिन उसमें शिकायत लिखी हुई थी कि इसकी इतनी बुरी हालत है। एक बार क्या होता है, यहाँ पर जांच पड़ती है और कुछ अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने वो कागज देखा और उसको एज ए आरटीआई उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अननोन तरह से भी एक्सेप्ट किया जा सकता है ये सब चीज। ठीक है, और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो इस तरह पीआईएल भी दाखिल की जा सकती है, मतलब पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये इसका यानी कि आप कैसे भी करके उसको किसी भी कागज पर कोई आवेदन, मतलब कुछ भी आपको जरूरत नहीं है कि आप किस फॉर्मेट में लिखे, आप रैंडम लिख के अपनी सूचना मांगी जा सकती है। किससे मांगा जाता है? लोक सूचना आयोग अधिकारी से सूचना मांगी जाती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ होता है? एक ट्रायंगल बना है, इसमें राउंड पड़ा है, इसका मतलब होता है आगे से दूसरी रास्ता है, मतलब वहां पर कुछ काम चल रहा होता है तो कई बार इस तरह साइन आपने देखा होगा, उसका मतलब होता है घूमकर आगे रास्ता है दूसरी जगह से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आगे रास्ता घूमकर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में तो पहले भारतीय इन्होंने किया था किशोरी मोहन गांगुली जी थे, इन्होंने किया था पहले भारतीय जिन्होंने महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सीधा सा क्वेश्चन था, इसका और कोई वो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? नंबर 1, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। क्या आप बता सकते हैं राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में मेंशन की गई है? हमने आपको बताया था, पूरा राष्ट्रपति पढ़ाया था। आर्टिकल नंबर 60 में मेंशन की गई है राष्ट्रपति की शपथ, और वहां पर लिखा गया है साफ साफ, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेगा, और ये बिल्कुल सही है। सेकंड, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति की शपथ का कहां पर मेंशन है? आर्टिकल नंबर 69 पर मेंशन है। हमने आपको ये पूरा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूरा डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, ना यूपीएसआई बल्कि आप पेट देने जा रहे हैं या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भर भर कर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उन वीडियोस को डिटेल में देख लीजिएगा, एक एक आर्टिकल को हमने डिटेल में समझाया है। तो देखिए ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। आर्टिकल भी याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में किस आर्टिकल किस अनुच्छेद पर जिक्र है, तो आर्टिकल 60, और उपराष्ट्रपति की शपथ का कहां पर जिक्र है? आर्टिकल नंबर 69 पर जिक्र है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों के दोनों सही है। आइए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कुछ आर्टिकल रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हमने आपको बताया था भाग 5 में आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, और भाग 5 कहां से कहां तक होता है? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 तक, और इस पार्ट का नाम क्या है? संघ नाम है। क्या नाम है? संघ। संघ के अंदर जो भी चीज आएंगे सब यहाँ पर होता है। तो राष्ट्रपति हमने आपको कहां से कहां तक पढ़ाया था? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 61 तक हमने राष्ट्रपति के बारे में बताया था, जहां पर 52 में लिखा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। उसके बाद इसमें हमने याद करने को इंपॉर्टेंट बताया था आर्टिकल नंबर 54, यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति के लिए कौन कौन मतलब वोट करने के लिए हकदार होंगे। हमने आपको बताया था कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सिर्फ और सिर्फ कौन लोग? चयनित लोग, इलेक्टेड लोग। कौन? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोट कर सकेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन? इलेक्टेड मेंबर। ये कहां पर लिखा है? आर्टिकल नंबर 54 में लिखा है। आर्टिकल भी याद रखिएगा, और ये जो हमने आपको बताया लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, सिर्फ और सिर्फ कौन? इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 61, जिसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के बारे में जिक्र किया गया। राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे चलाया जाएगा इसके बारे में जिक्र किया गया। तो राष्ट्रपति से ये 3 आर्टिकल तो आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति की अगर बात कर ली जाए तो आर्टिकल नंबर 62 में लिखा है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और आगे हमने बताया था इसमें आर्टिकल नंबर 63 भी याद करने को बोला था। 63 में लिखा 64 में लिखा हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति होगा
उपराष्ट्रपति सभा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ये कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 64 में लिखा हुआ है। ये शायद 63 में, 62 नहीं है, इसको 63 कर लीजिए। 63 में लिखा हुआ है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 63 में, और 64 में लिखा हुआ है जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आपको ये बात तो पता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन किस आर्टिकल में लिखा है ये भी याद कर लीजिए, 64 नंबर पे लिखा है। इसके बाद आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 67 पर सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ मतलब क्या क्वालिफिकेशन होगी उपराष्ट्रपति बनने की, प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन इसमें वोटिंग के लिए पार्टिसिपेट करेगा, ये सब चीज लिखा हुआ है कहां पर? आर्टिकल नंबर 67 पर। उसके बाद अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 69, यहाँ पर शपथ के बारे में बात की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये सब आपको याद होने चाहिए, और हम ऐसे ही धीरे धीरे रिवीजन कराते रहेंगे। आप धीरे धीरे इनको ऐसे ही ध्यान से सुना करिए, और हो सके तो पेन से थोड़ा बहुत लिखते रहा करिए, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। हमारा वादा है आपको याद होगी, जैसे हमको याद हो गया है ना। हमको कैसे याद हो गया है? क्योंकि हम ऐसे ही जब हम पढ़ा करते थे तो भी ऐसे ही लिखते रहते हैं, थोड़ा ही थोड़ा, चाहे एक ही एक वर्ड लिख रहे थे कि 63 लिख दिया, 64 लिख दिया, वो ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको पढ़ा रहे हैं तो भी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जैसा हमको याद हो रहा है वैसे ही आपको होगा। हम भी आपके जैसे ह्यूमन बीइंग है, कुछ अलग से नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कुछ अलग से दिमाग है। आप बस फॉलो करिए जो हम बोल रहे हैं आपको। आप आलस बिल्कुल मत करिए। देखिए यूपीएससी के पेपर अक्टूबर में है, बिल्कुल भी आलस मत किया करिए, बिल्कुल सिंसियर होकर पढ़ा करिए, पेन और कॉपी लेके बैठा करिए मेरे वीडियो देखने से पहले, और थोड़ा थोड़ा जैसा जैसा हम लिख रहे हैं ना, रफली, हम ये नहीं कह रहे आपको इसको फेयर नोट्स बनानी है फिर उसको रिवीजन कर, रिवीजन तो हम करा ही रहे, लेकिन आप हल्का सा भी पेन चलाएंगे, इसका मतलब है आप सिंसियर होके बैठे हुए, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं दे रहे, कोई बगल से कौन निकल रहा है ये सब बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज को ध्यान रखिए अगर आप सिंसियर, रियली सिंसियर यूपीएससी के लिए। अक्टूबर में देखिए एग्जाम हो जाएगा, और जहां तक यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि इसी साल यानी कि 2021 के दिसंबर तक ही आपको ये नौकरी दे देंगे यूपीएससी की, यानी कि अगर आप सिंसियर है तो आपकी इसी साल नौकरी लग जाने वाली है। तो बस जोश में पढ़िए, ये समझिए कि आपको इसी साल नौकरी चाहिए, तो हर हालत में पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है केरल में, ठीक है। कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी पाई जाती है, ठीक है। कॉफी, यहाँ की दो कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है, एक तो है रोबेस्टा कॉफी, और दूसरी है अरेबिका कॉफी, ये दोनों यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस। इवन अगर आपको भारत में बताएं ना, भारत का 70% कॉफी का प्रोडक्शन, अकेला 70% कॉफी प्रोडक्शन कौन करता है? कर्नाटका करता है। उसके बाद सेकंड में केरला आता है, 21% कॉफी का प्रोडक्शन करता है। रबड़ में सबसे ज्यादा केरला है। असम की चाय फेमस है, असम में प्रोडक्शन होता है चाय का, और मिजोरम का ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, 2-3 स्टेट का जो हमने बताया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ऑप्शन पढ़िए, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? ऑप्शन 1 उपराष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री, या फिर एक अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर, या और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि राज्यपाल को किसके सुझाव पर नियुक्त किया जाता है? चलिए हम बताते हैं, अभी तक आपने गेस कर लिया होगा अगर आपको आता होगा। देखिए आर्टिकल अनुच्छेद आपके 155 पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, पीएम की सुझाव पर, प्रधानमंत्री के सुझाव पर राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करेगा। कहां पर लिखा गया? आर्टिकल 155 पर लिखा गया है, प्रधानमंत्री के सुझाव पर। हो सकता है कई लोग यहां पर गलत कर दें, वो मुख्यमंत्री वाला ऑप्शन लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति के सुझाव की बात कर ली जाए तो आर्टिकल नंबर 78 पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कुछ भी चीज प्रधानमंत्री से पूछ सकता है, और प्रधानमंत्री की ड्यूटी होगी, दोनों लोग आपस में, देखिए ऊपर लिख देते हैं प्रेसिडेंट पीआर, नीचे लिख देते हैं पीएम। आर्टिकल 78 में लिखा है राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो पीएम से कुछ भी पूछ सकता है, उसके काम की जांच कर सकता है। दूसरा, ये पीएम का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि राष्ट्रपति को बताए कि वो क्या कर रहा है। ये कहां पर लिखा है? आर्टिकल नंबर 78 पर लिखा हुआ है, ये हमने आपको पढ़ाया था। अच्छा, आर्टिकल 78 की बात कर ली तो आर्टिकल 76 की भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 76 में मेंशन है एजीआई के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। और अगर बात कर ली जाए आर्टिकल 72 की, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 71 की बात कर ली जाए
तो यहाँ पर बोला गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो इसका समझौता कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ? आर्टिकल नंबर 71 के अंदर लिखा हुआ है। तो इस तरह कर करके आपको धीरे धीरे सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। हमारा वादा है बस हमसे जुड़े रहिए और हल्का सा पेन कॉपी लेके बैठिए और इस तरह हल्का हल्का चीज लिखते रहा करिए जैसे जैसे हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? देखिए नहीं पर फोकस करिएगा, कौन सी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का एक टाइप नहीं है। तो अगर स्पीड की बात कर ले तो भाई कैसे कैसे हो सकता है? अति मुद्रास्फीति, इंग्लिश में इसका मतलब होता है हाइपर इन्फ्लेशन। क्या मतलब होता है? हाइपर इन्फ्लेशन। तो स्पीड के बारे में बात कर रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से हो गया। द्रुत मुद्रास्फीति, इसका मतलब क्या हुआ? द्रुत मतलब स्लो होता है, धीमा, स्लो इन्फ्लेशन हो रहा है। द्रुत का मतलब स्लो नहीं, मंद मतलब होता है स्लो। द्रुत का मतलब आई थिंक कुछ और था। इन्फ्लेशन होता है मतलब नॉर्मल तरीके से होता है और मंद मतलब स्लो होता है। तो ये हो गया स्पीड के हिसाब से। लेकिन लागत जन मुद्रास्फीति इसका मतलब होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन। कॉस्ट इन्फ्लेशन क्या होता है? जब आपकी जो लागत मूल्य होती है ना वही बढ़ जाए, उसकी वजह से जो महंगाई आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो देखिए ये गति के हिसाब से नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपका लेबर का खर्चा बढ़ गया, तो भाई जब बेसिक लेबर का खर्चा ही बढ़ गया है तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल ही महंगा हो गया है, जब रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। मान लीजिए अभी त्योहार आ रहा है, कल रक्षाबंधन है, ठीक है, अच्छा रक्षाबंधन है कल हमारा वीडियो नहीं आएगा, हम भी थोड़ा सा बाहर रहेंगे, मम्मी को नानी के यहाँ ले जाना है, मामा लोग के पास, तो हो सकता है कि लेट हो जाए आने में, तो कल के दिन वीडियो नहीं आएगा। हाँ, तो क्या हुआ, हम बता रहे थे कि मान लीजिए आपकी मिठाई, रक्षाबंधन मिठाई का त्योहार है, तो कल के दिन लेबर मिलेंगे नहीं क्योंकि सब लोग, बहुत ज्यादा डिमांड आ जाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी और जो सामान है, मटेरियल है, खोवा वगैरह महंगा हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, जो मिठाई का रेट होगा वो नॉर्मल रेट से ऑटोमेटिक महंगा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कास्ट इन्फ्लेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल, जो सामान है, कास्ट ही बेसिक उसकी महंगी हो चुकी है, इस वजह से इसको कास्ट इन्फ्लेशन बोला जाता है। और भी तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, कास्ट पुश और डिमांड पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, वो सब चीज अलग है, कभी डिटेल में इसको हम पूरा पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक प्रकार का मालवेयर है जो कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। देखिए विज्ञापन कहां से आता है, कभी कभी आपके कंप्यूटर में देखते हैं बहुत ज्यादा ऐड आने लगते हैं, मतलब आपने नेट खोला और ऐड आना शुरू हो गए, तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि एक मालवेयर है जो आपके सिस्टम में इंटर आ जाता है, उसको बोलते हैं एडवेयर। नाम से ही पता चल रहा है एडवेयर, यानी ऐड आने लग जाएंगे। ये आने के बाद आपके सिस्टम में कुछ ज्यादा ही ऐड दिखने लगेंगे, एक्सेसिव ऐड, तो इसको एक तरह का मालवेयर है, इसकी वजह से ये विज्ञापन ज्यादा आने लगते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, अरुंधति राय। क्या आप बता सकते हैं इनमें से किसे पद्म भूषण के लिए सम्मानित किया गया है? तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, हमने एक बार बताया था, डिटेल में समझाया था। चंडी प्रसाद भट्ट भी चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए थे, बट सुंदरलाल बहुगुणा इसके मेन लीडर थे और इनको इसी की वजह के लिए, इसी वजह से मिला था क्या, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये अभी लेटेस्ट में आई थिंक सम्मानित किया गया है, 2007-8 की बात है, अभी इनको सम्मानित किया गया, थोड़े दिन पहले की बात। मेधा पाटेकर की बात कर ले तो इन्होंने एक चलाया था आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ठीक, तो ये सब चीज कुछ जानकारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? अच्छा, यहाँ पर पहले तो स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन कर लीजिए, कुछ थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा इसके बाद करते हैं किस अनुच्छेद में। देखिए बहुत ही ऑप्शन तो इतने ज्यादा इजी दे दिए हैं ना कि आप ऐसे ही बता दोगे। ऑप्शन 3 हमने आपको डिटेल में बताया था, किसी राज्य की सीमा चेंज करनी हो, राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, तो ये सब चीज संसद कर सकती है राष्ट्रपति की अनुमति के साथ। तो ये आर्टिकल नंबर 3 पर डिस्कस किया गया है। 3 के बाद बात कर लीजिए, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 सिटीजनशिप की बात करता है, यानी नागरिकता की बात करता है। तो 7 और 9 कहां पर आ जाएगा, नागरिकता के लिए आ जाएगा। यही एक मत बच रहा है, अगर नहीं भी पता होता तो आप लगा ले जाते, क्योंकि बहुत इजी था। आर्टिकल नंबर 79, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत की एक संसद होगी, संसद में कौन कौन से होंगे। अच्छा हाँ, ये चीज आपको बतानी थी हमको। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। आप लोग कई बार गलती कर सकते हैं, संसद को लोकसभा और राज्यसभा केवल बोल सकते हैं। देखिए संसद के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, PR, जिसको हम लिखते हैं शॉर्टकट में। दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होती है राज्यसभा। तीनों चीज मिलाकर संसद होती है। राष्ट्रपति को भूल मत जाइएगा, इस वजह से हमने बोला था इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। देखिए 80 क्वेश्चन पूरे हो गए।
3 पार्ट में हमने कर लिया। अच्छा, आगे से भी हम यही कोशिश किया करेंगे, ज्यादा से 2 पार्ट या ज्यादा से ज्यादा 3 पार्ट में हम पूरे 40 के 40 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, कई सारे आर्ट के लिए एक ही क्वेश्चन पढ़ाने लगते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये आपके फायदेमंद के लिए, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, इस वजह से हम ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम कर रहे हैं। तो आपको पसंद भी आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।